को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लगाई रोक। ममता सरकार डीजीपी पुलिस कमिश्नर को नोटिस, कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो अराजकता होगी। भ्रष्टाचार निवारण कानून की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया खंडिता फैसला। न्यायमूर्ति नागरथन्ना ने धारा 17A को बताया संवैधानिक। न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने कहा धारा है संवैधानिक। सरकारी कर्मचारी की जांच का आदेश लोकपाल या लोकायुक्त दें। आवारा कुत्ते मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्ते प्रेमी के जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए क्यों नहीं। कुत्तों के काटने के मामले में अधिकारियों और पालने वालों को ठहराएंगे जिम्मेदार, राज्य सरकारों को देना होगा भारी मुआवजा। कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं। निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने की दी गई है चुनौती। मामले पर अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी दलील। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की अहम केसों की जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 8 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद यह निर्णय सुनाया। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर जस्टिस वर्मा अपने अधिकारों के हनन को साबित कर सकें तो ऐसी सूरत में ही सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत दखल दे सकती है। वहीं जस्टिस वर्मा का कहना था कि जब 21 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था, तो जब दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता तब तक कोई कमेटी का गठन नहीं हो सकता। ऐसे में स्पीकर की ओर से कमेटी के गठन का फैसला गलत है, क्योंकि इंक्वायरी एक्ट के तहत नियम यही कहता है। 14 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति वर्मा के घर में आग लगने के बाद दमकल कर्मियों ने अनियमित नकदी की बरामदगी की थी, जिससे उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। न्यायमूर्ति वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया और आगे की कार्यवाही पर विचार करने के लिए उन्हें न्यायिक कार्य से हटा दिया गया। सीजेआई संजीव खन्ना ने मामले की आंतरिक जांच शुरू की और अंततः न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने या महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने को कहा। न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसके बाद सांसदों द्वारा न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि लोकसभा अध्यक्ष ने प्रक्रिया का उल्लंघन किया है और उन्हें राज्यसभा के सभापति के साथ परामर्श किए बिना जांच समिति का गठन नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय विधि सम्मत है और न्यायमूर्ति वर्मा की याचिका खारिज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष को स्वतंत्र रूप से जांच समिति का गठन करने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें मुकुल रॉय को दल बदल कानून के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश मुकुल रॉय के पुत्र शुभांशु रॉय द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हाईकोर्ट के फैसले के प्रभाव को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जाएगा। मुकुल रॉय ने 2021 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानगर नॉर्थ सीट से भाजपा की टिकट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव के बाद उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके आधार पर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और विधायक अंबिका रॉय ने उनके खिलाफ दल बदल याचिकाएं दाखिल की थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने अध्यक्ष के फैसले को पलटते हुए मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित कर दिया था। मुकुल रॉय की ओर से एडवोकेट प्रतिका द्विवेदी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने सीमित न्यायिक समीक्षा की सीमा का उल्लंघन करते हुए सीधे विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया, जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने ये भी बताया कि मुकुल रॉय की तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल के आरोपों को खारिज करते हुए यह पाया था कि सोशल मीडिया पोस्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अनुरूप प्रमाणित नहीं किया गया था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अध्यक्ष का निर्णय पलट दिया कि 10वीं अनुसूची की कार्यवाही में धारा 65B का सख्त पालन आवश्यक नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, जो शुभेंदु अधिकारी और अंबिका रॉय की ओर से पेश हुए, उन्होंने कहा कि मुकुल रॉय ने भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद खुले तौर पर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जो स्पष्ट रूप से दल बदल है। उन्होंने ये भी आपत्ति उठाई थी कि याचिका मुकुल रॉय के बेटे द्वारा दायर की गई है। हालांकि खंडपीठ ने लोकस स्टैंडी याचिका दायर करने के अधिकार संबंधी आपत्ति को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जस्टिस बागची ने हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर सवाल उठाया कि दल बदल मामलों में धारा 65B लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि धारा 65B पर सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख फैसला अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश गोरंट्याल एक चुनाव याचिका में ही दिया गया था। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की प्रामाणिकता साबित करना आवश्यक है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब AI जनित वीडियो भी मौजूद है। विरोधी पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का विरोध किया, लेकिन पीठ ने परिणामों की गंभीरता को देखते हुए फैसले पर रोक लगाने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस ने यह भी ध्यान दिलाया कि विधानसभा का कार्यकाल 4 महीने में समाप्त हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस TMC के सांसदों डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने ECI को 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। TMC सांसदों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि ECI ने SIR प्रक्रिया के दौरान अनौपचारिक माध्यमों जैसे WhatsApp के जरिए निर्देश जारी किए हैं, जिससे बूथ स्तर के अधिकारियों ने बिना लिखित आदेश के कार्रवाई की। उन्होंने तार्किक विसंगति श्रेणी के तहत मतदाताओं को नोटिस जारी करने पर भी आपत्ति जताई है। ECI की ओर से पेश हुए वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन पीठ ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया। पीठ ने ECI से डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन दोनों की याचिकाओं पर एक संयुक्त जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। TMC सांसदों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ECI की प्रक्रिया से मतदाताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है और यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। SIR प्रक्रिया के तहत पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत 58 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। TMC ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया है कि यह मतदाताओं को डराने और उन्हें मतदान से रोकने के लिए किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर एक विभाजित निर्णय सुनाया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए पहले मंजूरी की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना ने धारा 17A को असंवैधानिक करार दिया, जबकि न्यायमूर्ति KV विश्वनाथ ने इसे बरकरार रखा था।
लेकिन यह निर्णय लेते हुए कि मंजूरी लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि धारा 17A भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास करती है और यह प्रावधान विनीत नारायण और सुब्रह्मण्यम स्वामी के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों को पलटने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि पहले मंजूरी की आवश्यकता जांच को बाधित करती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ ने कहा कि धारा 17A को खत्म करना बच्चे को नहलाने के साथ फेंकने जैसा है और इससे नीतिगत पक्षाघात हो सकता है। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र एजेंसी जो कार्यपालिका से मुक्त है, उसको मंजूरी के सवाल पर निर्णय लेना होगा। उन्होंने कहा कि मंजूरी लोकपाल या लोकायुक्त द्वारा दी जानी चाहिए। विभाजित निर्णय के कारण मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाएगा, जो एक बड़ी पीठ का गठन करेंगे ताकि इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सके। धारा 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले मंजूरी की आवश्यकता को निर्धारित करता है। इस प्रावधान का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को उत्पीड़न से बचाना है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। देश भर में सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान आवारा कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वाले के रवैयों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या उनके जज्बात सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसान के लिए नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जो लोग बेसहारा कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं, इन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि वह आवारा कुत्तों के हमले में घायल या मारे गए लोगों के लिए नागरिक अधिकारियों और कुत्तों को खिलाने वालों पर मुकदमा चलाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हर आवारा कुत्ते के हमले के लिए अधिकारियों और कुत्ते पालने वालों को जिम्मेदार ठहराएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों को कुत्ते के काटने और हमले की घटनाओं के लिए भारी मुआवजा देना होगा और साथ ही कुत्तों को पालने वालों को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा। जस्टिस संदीप मेहता ने पूछा, 9 साल के बच्चे पर हमला करने वाले कुत्ते के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या उस संगठन को जवाबदेह नहीं ठहराया जाना चाहिए जो उन्हें खाना खिलाता है? न्यायमूर्ति नाथ ने आगे कहा, हमें अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की इजाजत दें ताकि हम प्रक्रिया शुरू कर सकें। उनकी निष्क्रियता के कारण समस्या कई गुना बढ़ गई है। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि सुनवाई एक सार्वजनिक मंच बनती है और न कि अदालत की कार्यवाही। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अगर 9 साल की बच्ची को आवारा कुत्ते मार डालते हैं तो इसके लिए किसको जिम्मेदार माना चाहिए? क्या कुत्तों को खुले में खाना खिलाने का समर्थन करने वाले संगठन को इसके लिए जिम्मेदार न माना जाए? वहीं जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में अनाथ बच्चों के इतने आंकड़े मौजूद हैं, उन पर भी बहस की जा सकती है, लेकिन अब तक किसी ने भी मनुष्यों के लिए इतने लंबे समय तक बहस नहीं की है। कुत्ते के हमले की शिकार एक महिला ने कोर्ट में कहा कि मैं मानती हूं कि एबीसी को ठीक से लागू करने से कुत्तों की आक्रामकता और आबादी कम होगी। मुझे एक कम्युनिटी कुत्ते ने काट लिया था, उससे बिना किसी नुकसाने के कुत्ते ने मुझे क्यों काटा? उस कुत्ते के साथ लंबे समय तक क्रूरता की गई, उसे लात मारी गई, पत्थर मारे गए, या वह डर के जवाब में बचाव वाली आक्रामकता थी, या मुझे किसी और वजह काम की वजह से यह भुगतना पड़ा? एक कम्युनिटी कुत्ते में आक्रामकता कैसे आती है? यह मिलनसार कुत्ते के साथ क्रूरता करने में उसमें डर पैदा होता है और डर से बचाव वाली आक्रामकता आती है। मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि एबीसी रूल सिर्फ बर्थ कंट्रोल के लिए है। अगर यह पूरा भी कर लिया जाता है तो भी कुत्तों के हमले का खतरा खत्म नहीं होगा। एबीसी नियम आवारा कुत्तों पर लागू नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों में एक खास वायरस होता है और जब बाघ इन कुत्तों पर हमला करते हैं तो उन्हें खाते हैं, उन्हें डिस्पेंटर का इन्फेक्शन हो जाता है और आखिरकार बाघ मर जाते हैं। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने दलील दी कि इस मामले को कुत्ते बनाम इंसान का मुद्दे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जानवर बनाम इंसान का मुद्दा देखना चाहिए। पिछले साल सांप के काटने से 50,000 लोगों की मौत हुई थी। बंदरों के काटने के मामले भी होते हैं। चूहे कंट्रोल करने के लिए भी कुत्ते जरूरी हैं, इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करना होगा। वहीं वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि काम करने वाले संगठनों को पैसे दिए जाने चाहिए। प्रोग्राम सेंटर बनाए गए फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 20 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि वे कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें। कोर्ट ने कहा कि बिना बाध्यकारी नियमों के यह अधिकार प्रभावी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे RTE एक्ट के तहत बाध्यकारी नियम बनाएं। इन नियमों में यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राइवेट स्कूल कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन देने के लिए बाध्य हो। न्यायालय ने कहा कि RTE एक्ट का उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि समाज में समानता और गरिमा को बढ़ावा देना भी है। कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिकार के उल्लंघन के मामलों में पीड़ितों को न्याय मिले। कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस फैसले के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए निर्देश दिया है। आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आवश्यक नियम बनाए और उनका पालन हो रहा है। यह फैसला RTE एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जो बहू अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हो जाती है, वह भी अपने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण पाने की अधिकारी है। यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के तहत मिलता है। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद का निधन दिसंबर 2021 में हुआ था। उनकी बहू गीता शर्मा के पति डॉक्टर प्रसाद के पुत्र की मृत्यु मार्च 2023 में हुई थी। पति की मृत्यु के बाद गीता शर्मा ने ससुर की संपत्ति से भरण पोषण की मांग की। फैमिली कोर्ट ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि जब ससुर की मृत्यु हुई थी तब वह विधवा नहीं थी। हालांकि हाई कोर्ट ने यह फैसला पलटते हुए कहा कि गीता शर्मा कानून के तहत निर्भर हैं और उन्हें भरण पोषण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कानूनी प्रश्न तय किया, क्या वह बहू जो अपने ससुर की मृत्यु के बाद विधवा बनी ससुर की संपत्ति पर निर्भर मानी जाएगी और उससे भरण पोषण मांग सकती है। कोर्ट ने कहा कि धारा 21(7) में पुत्र की कोई भी विधवा कहा गया है, न कि पूर्व पुत्र मृत पुत्र की विधवा, इसलिए अदालत इसमें अतिरिक्त शब्द जोड़ नहीं सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बहुओं को इस आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाए कि उनके पति ससुर ने पहले मरे या बाद में, तो यह संविधान का अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन होगा। साथ ही ऐसी व्याख्या अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन का अधिकार का भी हनन करेगी, क्योंकि इससे विधवा महिला को दरिद्रता और सामाजिक असुरक्षा में ढकेला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि गीता शर्मा की भरण पोषण याचिका पूरी तरह से वैध है और फैमिली कोर्ट को अब इसकी राशि तय करनी होगी। मृत हिंदू के पुत्र की भी कोई विधवा धारा 21 धारा 7 के तहत आश्रित है और धारा 22 के अंतर्गत भरण पोषण की हकदार है। इस प्रकार सभी अपीलें खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगा दी है और ED की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में बड़े सवाल हैं और यदि उनका जवाब नहीं दिया जाता तो अराजकता फैल जाएगी। कोर्ट ने ममता सरकार, DGP, पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी में काम में दखल नहीं दे सकते। ED ने पश्चिम बंगाल में एक मामले में जांच के दौरान राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों पर बाधा डालने का आरोप लगाया है। ED ने दावा किया कि राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया और ED के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की। कोर्ट ने कहा यदि केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें पार्टी की गतिविधियों से बाधित किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक कल्याणकारी राज्य है और उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। ED की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है। जब एक कानूनी प्राधिकरण अपना काम कर रही है, तब ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ वहां पहुंच जाती है और फिर ED के पास से चीजों को जबरदस्ती लेकर चली जाती है। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाएं सुनवाई के लायक नहीं है और ED द्वारा दखल देने का एक पैटर्न है, ठीक उसी समय जब चुनाव होने वाले होते हैं। न्यायालय ने कहा कि ED द्वारा दायर याचिकाओं ने गंभीर प्रश्न उठाए हैं।
हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि वर्तमान याचिका ने ईडी या अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच और राज्य एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाया है। हमारे अनुसार देश में कानून के शासन का पालन करने और प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देने के लिए इस मुद्दे की जांच करना आवश्यक है, ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सील के तहत संरक्षित न किया जा सके। कोर्ट ने ईडी की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच के दौरान ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। इस मामले में निचली अदालत के द्वारा आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने के मामले पर अगली सुनवाई में भी दलील जारी रहेगी। फिलहाल आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में की सुनवाई पूरी हुई। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर 19 जनवरी को अगली सुनवाई करेगा। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोपी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लालू यादव ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है जिसमें निचली अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था। 13 अक्टूबर को राउत एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए थे। अदालत ने आरोप तय करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 120 बी के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। तो फिलहाल कोर्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।